सो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारी यूनिट है उससे हम अपना दूसरा चैप्टर बायोमोलिक्यूल लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, केमिकल 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 फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे केमिकल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और या तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन living tissue, in living tissue। हो गया? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? लिविंग मतलब जो मैंने तुम लोग से पूछा था कि बायोलॉजी में आधे टर्म्स कहाँ से रिलेट हो जाते हैं, अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स को तोड़ें तो हमें क्या आधा आंसर वहाँ से मिल जाता है। ऐसा हर जगह होता है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो बायो मतलब क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, मॉलिक्यूल्स मतलब केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन लिविंग टिश्यूज। ठीक है, अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट एंड कंपाउंड। जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, हम लोग सेम एलिमेंट एंड कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। हम सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है कि नहीं है? अगर आप प्रोटीन में अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखता है? CHON दिखता है। अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी आप आगे देखेंगे। अगर आप कार्बोहाइड्रेट देखते हैं तो उसमें भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिखता है। ठीक है, अगर आप लिपिड्स देखेंगे तो उसमें भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन दिखेगा। तो बेसिकली इफ़ वी परफॉर्म एन एनालिसिस ऑफ प्लांट टिश्यू, अगर हम प्लांट टिश्यू की स्टडी करें या फिर हम एनिमल टिश्यू की स्टडी करें या फिर हम माइक्रोबियल पेस्ट यानी बैक्टीरियल पेस्ट की स्टडी करें तो हमें सब में कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा एंड सेवरल अदर एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। सेवरल अदर एलिमेंट्स में हमारे कौन से आगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे। क्लियर है इतनी बात? द सेम एनालिसिस मेड ऑन अ नॉन लिविंग मैटर लाइक अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट गिव अ लिस्ट ऑफ सिमिलर केमिकल्स। जब हम अर्थ क्रस्ट की स्टडी करते हैं तो भी हमें सिमिलर केमिकल्स मिलते हैं। एक क्लोज एग्जामिनेशन ने ये रिवील किया दैट रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to other element is higher in living being than in the earth crust। मतलब कि जब हमने अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले केमिकल्स और लिविंग केमिकल्स के बीच की एनालिसिस करी कि किसमें कौन कौन से हमारे केमिकल्स मिल रहे हैं, तो हमने देखा जो लिविंग सेल्स थी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। इतनी बात क्लियर है इतनी बात? ये बेसिक चीज़ें बता रहा है अभी कि अभी तो जैसे बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग जो बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, आप प्रोटीन पढ़ेंगे, लिपिड पढ़ेंगे,
तो ये सब भी तो बने किससे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ही बने। तो यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि अगर हम सेल की स्टडी करते हैं, हम सारे के सारे सेल की स्टडी करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई कन्फ्यूज़न? तब तक ये बताइए कि जो है कार्बोहाइड्रेट, कल ही बताया था कितने टाइप के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं, क्लास में बताया था, बहुत बार बता चुके हैं। हाँ, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि कितना याद है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आगे अभी मैं बताऊँगी इसमें। जब हम केमिकल एनालिसिस ऑफ, इसको लिखते जाइएगा, ये वाली चीज़ें जो मैं लिख रही हूँ वो लिखना है, ठीक है? केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं केमिकल एनालिसिस? इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता लगाना है कि लिविंग टिश्यूज़ के अंदर, लिविंग टिश्यू कुछ भी हो सकता है, हमारी माइक्रोबियल सेल भी हो सकती है, प्लांट की सेल भी हो सकती है, हमारा कोई एनिमल टिश्यू से निकाला हुआ हमारा एनिमल सेल भी हो सकता है, ठीक है? तो हम बेसिकली ये पता लगाना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक? पहला हमारा काम यही देखना है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले हमने इसमें लिविंग टिश्यू लिया, ठीक है? लिविंग टिश्यू लिया हमने सबसे पहले इसमें। लिविंग टिश्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकती है, बैक्टीरियल सेल भी इसमें हम ले सकते हैं टिश्यू से निकाल कर, और हम पीस ऑफ लीवर भी ले सकते हैं। लीवर सेल मतलब टिश्यू से तो सेल तो मिल ही जाएगी, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं, चटनी बनाते हैं। ग्राइंड विद ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ हम क्या बनाते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं, ठीक है? चटनी वो मैं बोल रही हूँ ऐसे ही, वो घर में हम लोग जैसे चटनी बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग लैब में मॉर्टर वेसल में क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ठीक है? फिर हमें इसमें मिलता क्या है? हमें इसमें मिलता है, फिर हम जैसे चाय छानते हैं उस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फिल्ट्रेट मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, रिटेंटेट मिल जाएगा, रिटेंटेट, ठीक? फिल्ट्रेट हमारा क्या होगा, एसिड सॉल्युबल होगा, एसिड सॉल्युबल होगा,
और रिटेंटेट हमारा क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल होगा। एक एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और इस पर जब अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो ये मान के चलिए कि सारी ही चीज़ें इससे आपको इम्पॉर्टेंट मिलेंगी। हो गया? यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आई हैं, ये बताइए जल्दी से। हाँ बताइए। ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका इस तरीके से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, CL3CCOOH, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। अब जो ये फिल्ट्रेशन मिला हमें, इसमें जो एसिड सॉल्युबल वाला पार्ट था, एसिड इनसॉल्युबल वाला पार्ट, एसिड इनसॉल्युबल वाला पार्ट, एसिड सॉल्युबल वाला क्या था हमारा, फिल्ट्रेट था, ठीक है। फिल्ट्रेट में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 80 to 800 डाल्टन होता है बस। और इसमें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि इसमें जो होता है वो हमारा 10,000, ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, 10,000 मोर देन 10,000 डाल्टन वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं। और ये क्या था, एसिड इनसॉल्युबल वाला पार्ट कौन सा था हमारा, रिटेंटेट था। ठीक, रिटेंटेट कैसे याद रखोगे, जैसे चाय जब छानते हो तो छन्नी में ऊपर सारी इनसॉल्युबल वाली चीज़ आती है ना, तो वो रिटेंटेट हो गया, और जो घुल गया नीचे वो क्या है हमारा, वो हमारा फिल्ट्रेट है। अब फिल्ट्रेट वाला क्या है हमारा, एसिड सॉल्युबल है, और ऊपर वाला क्या है हमारा, एसिड इनसॉल्युबल है। और इससे और क्या चीज़ को रिलेट करके याद रखोगे कि जो ये हमारा होता है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मोर देन, राइट, सॉल्युबल इसीलिए तो नहीं हुआ, मोर देन 10,000 डाल्टन है, ठीक है। वो सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? इसको हम कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। दिख रहा है? क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है? इसमें क्या क्या आता है हमारा, शुगर आया, शुगर, एमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स आए हमारे। और हमारा इसमें क्या क्या आया हमारा, पॉलीसेकेराइड आया। और क्या क्या आया इसमें, न्यूक्लिक एसिड आया। और क्या आया हमारा इसमें, प्रोटीन आया, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो आ जाएंगे, ऑर्गेनेल्स अभी रहने दो यहाँ पे। और एक और चीज़ आती है, लिपिड। अच्छा, लिपिड का साइज़ लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन वो क्यों इसमें कंसीडर होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल में, क्योंकि वो वेसाइकल बना के अपने आप को अलग रखता है, ठीक है, इसलिए लिपिड भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल में आ जाता है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा फिल्ट्रेट है, देखिए उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, सारी
क्या है हमारी बेसिक यूनिट्स हैं, ध्यान दो। न्यूक्लियोटाइड की बेसिक न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो वो हमारी कहाँ है, फिल्ट्रेट में है। जो है हमारा अमाइनो एसिड कहाँ है, फिल्ट्रेट में है। फिर हमारा क्या कहते हैं शुगर कहाँ है, वो भी हमारा फिल्ट्रेट में है। लेकिन जो बड़े वाले हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, अब आपका जो चैप्टर है जिसके बारे में आपको पढ़ना है बेसिकली, मतलब ये तो आपका एक बेसिक बैकग्राउंड हो गया चैप्टर का, ठीक है। अब जिसके बारे में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया ना कि लिविंग सेल्स में देखिए क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए हमारे, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पता है आप लोगों को। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। मैक्रो में अब हमारे कार्बोहाइड्रेट आ गए, ठीक, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड, हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड आ गया, ठीक। फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड आ गया, लिपिड आ गया, प्रोटीन आ गया, ठीक। ये सब मोर देन 10,000 डाल्टन है। हमारा प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड छोटा है साइज़ में, लेकिन क्या है कि ये वेसाइकल बना के खुद को पैक कर लेते हैं, तो ये फिल्ट्रेट में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। यही एक एक्सेप्शन है जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न। एक और चीज़ इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या है कि एलिमेंटल एनालिसिस, जैसे हमें अभी ये सारी चीज़ें स्लाइड में लिखी हुई, यहाँ पे मैं आपको इसलिए इसको फ्लो चार्ट में बनवा रही हूँ क्योंकि इस तरीके से हमें चीज़ें याद रहती हैं। एलिमेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है भाई, ऑर्गेनिक 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, लिविंग सेल्स में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक वाले तो हमने इस तरीके से कर लिया। अब इनऑर्गेनिक वाले को कैसे हम निकालते हैं और देखते हैं कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन से हमारे आयंस प्रेजेंट है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, ये भी तो हमारी बॉडी के अंदर है। तो उसके लिए हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, किसके लिए, इनऑर्गेनिक आयंस को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है इतनी बात। इसमें करिए, लिविंग टिश्यू हम लिए, लिविंग टिश्यू को लेते हैं, ठीक है। लिविंग टिश्यू को लेने के बाद हम ड्राई कर लेते हैं उसको, ठीक है, ड्राई मतलब सुखा लेते हैं। फिर उसका ड्राई वेट लेते हैं, तो जो ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड होता है वो हमारा निकल जाता है CO2 और वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, जब हम उसे बर्न करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बचता क्या है, ऐश बचती है उसकी, ठीक है, जिसमें क्या क्या होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर है। मैंने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो एनालिसिस हो गई, ठीक। उसके बाद जैसे हमें ये भी तो फाइंड आउट करना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, इनऑर्गेनिक आयंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं हमारे लिविंग सेल्स में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू हमने लिया, उसको हमने ड्राई कर लिया, ठीक है। ड्राई करके मतलब उसका वाटर, सबसे ज़्यादा तो वाटर है ना, सबसे ज़्यादा तो वाटर का ही वेट आता है, तो वाटर हमने निकाल दिया, हमने ड्राई कर लिया, उसका ड्राई वेट लिया। फिर हमने क्या किया, उसको बर्न किया। जब हमने बर्न किया तो जो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के फॉर्म में निकल गया। अब हमें ऐश मिला, एक जो उसका राख टाइप का मिला, भाई बर्न किया था, तो उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, उससे हमने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। इतनी बात क्लियर है। ये सेम लाइन आपकी NCERT में ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। जब आप NCERT रीड करोगे तो आपको सारी चीज़ें, और अभी यहाँ पे आगे भी है ना, तो मैं जब अभी पढ़ूंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चले आगे। क्लियर है बेटा। अनहिता और कौन कौन था,
गोविंद, टाइप इन द चैट बॉक्स। ये अभी जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा बायोमोलिक्यूल का, आप लोग को क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स। हो गया? अब देखिए वही चीज़ें सेम यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है? चाहिएगा तो लिख लीजिए। देखिए अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड, all living organisms are made up of all living organisms are made up of same element and same compound, ठीक? if we perform an analysis of plant tissue, animal tissue, microbial paste, जो मैंने बोला था ना कि चटनी बनाते हैं तो मतलब इसका पेस्ट बनाया, या अब ऐसा नहीं कि तीनों का साथ में बना लिया, ठीक है, अलग अलग बनाया, ठीक? अलग अलग बना के हम चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे प्रेजेंट, तो हमें क्या मिला? कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, और ये सारे एलिमेंट्स हमें मिले, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? फिर कह रहा है द सेम एनालिसिस मेड ऑन अ लिविंग नॉन लिविंग मैटर लाइक पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट में देखा गया। तो हमने इसमें ये पाया कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा किस में है? लिविंग में, इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। क्लियर? वेरियस बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ लिविंग टिश्यू लाइक अ वेजिटेबल, या तो हमने वेजिटेबल, जहाँ पे मैंने बोला था ना कि एनिमल्स, तो वहाँ पे या तो हम वेजिटेबल लें या पीस ऑफ लीवर लें, फिर उसको क्रश कर लें, क्रश करेंगे तो वो टिश्यू से सेल में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद उसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं, वही जो मैं आगे बनवा चुकी हूँ। टेक अ लिविंग टिश्यू एंड ग्राइंड इट इन ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग अ मोर्टर पेसल। क्या होता है मोर्टर पेसल? एक, जैसे आप घर में मान लीजिए कि एक कटोरी लीजिए और उसमें वो जो नहीं, अरे मोर्टर पेसल जैसे वो देखा है ना, जो चाय अदरक कूचने वाला होता है, लेकिन वो कैसा होता है? वो चीनी मिट्टी का बना होता है। उसी तरीके से होता है, एक बाउल टाइप का होता है, और फिर उसमें ऐसे ही, तो उसमें हम क्या करते हैं? लैब में वर्क करते हैं। वो चीनी मिट्टी का कलर, चीनी मिट्टी का होता है, वाइट कलर का होता है, जिसको हम मोर्टर पेसल बोलते हैं, ठीक है? इस तरीके से होता है। एक मिनट बना ही देते हैं, क्या ही देखो, इस तरीके से होता है, बाउल टाइप का होता है, और उसमें हम क्या करते हैं? इस तरीके से, वही सेम, ठीक है? टेक अ लिविंग टिश्यू एंड ग्राइंड इट इन द मोर्टर पेसल, वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। जैसे चटनी बनाते तो स्लरी तो बन जाता है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? जैसे हमने लीवर से लीवर टिश्यू लिया और उसको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करते क्रश करते रहते हैं, ठीक है? तो स्लरी बन जाएगा ना। क्लियर है? When we stain the slurry through cheese cloth और कॉटन से जब हम उसको छानते हैं, फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस चल रहा है जो आगे समझाया, इट गिव्स 2 फ्रैक्शन दे रहा है। पहला फिल्ट्रेट जो कि एसिड सॉल्युबल, और जिसके पास हैविंग थाउजेंड्स ऑफ, वहाँ पे तो मैंने कम लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है? अदर फ्रैक्शन जिसको हम रिटेंटेट कहते हैं, उसमें क्या, वो क्या है? एसिड इनसॉल्युबल है, वही सेम चीज़। जिसके पास क्या है? प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेक्राइड है। क्लियर है? आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ये वाली सही है स्लाइड्स, अभी नहीं, बाद में। द एसिड सॉल्युबल पूल कंटेन्स, एसिड सॉल्युबल वाला मतलब फिल्ट्रेट, कंटेन्स केमिकल विद स्मॉल मॉलिकुलर मास, वही सेम चीज़, 18 to 800। इसको नहीं भी नोट डाउन करेंगे तो भी वो फ्लो चार्ट फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है? समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दे आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए उसमें। माइक्रोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं या बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं? दे इंक्लूड एमाइनो एसिड्स, शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड्स। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? क्या होता है उसके पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके पास क्या होता है? मॉलिकुलर वेट कितना होना चाहिए? 10,000 डाल्टन या उससे अबव। याद आ रहा है?
दे आर नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये बड़े होते हैं साइज में इसलिए ये बाहर रह जाते हैं रिटेंटेट में, या फिर हम इसको बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। इनका एग्जाम्पल पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप स्टार लगा के नोट डाउन करिएगा। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली, मतलब लिपिड्स को हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कह सकते हैं, बिकॉज देयर मॉलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, उनका ज़्यादा नहीं होता है, बट दे कम अंडर। लेकिन ये क्यों आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के फ्रैक्शन में? बिकॉज जब हम ग्राइंड करते हैं टिश्यू को, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस, और क्या बना लेती हैं वो? वेसाइकल्स बना लेती हैं, विच आर नॉट वाटर soluble. Lipids are also present in structure like cell membrane and other membrane. मतलब कि लिपिड का क्या होता है, एक एक्सेप्शन है, जैसे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगा कि 800 डाल्टन तक ही इसका क्या होता है, हमारा साइज होता है, ठीक है। लेकिन इनको तब भी मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज दे कम अंडर वेसाइकल, वेसाइकल के अंदर ये अपने आप को पैक कर लेते हैं। बिकॉज जब हम टिश्यू को ग्राइंड कर रहे होते हैं तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, और मतलब ड्यूरिंग ग्राइंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन broke and make vesicles which are not water soluble। इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? नहीं नोट डाउन हुआ अभी? बस यही वाला पॉइंट नोट डाउन करिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आप ऑलरेडी उसमें बना चुके हो। नहीं भी बस, क्योंकि दो कॉपियाँ भरनी नहीं है ना, एनसीईआरटी पढ़िए, रीड करिए, और यहाँ से जितना हो सके फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखिए। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको एज इट इज़, या तो ऐसे ही जैसे मैंने बनाया फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखिए। ओके बेटा, चले आगे बढ़े। लिपिड क्यों कंसीडर किया जाता है मैक्रोमोलिक्यूल में? नुमान, साइज छोटा है तो मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों कंसीडर किया जा रहा है? समझ में नहीं आया? क्वेश्चन कौन पूछेगा? मैंने ये बताया कि इसका साइज़ छोटा है तब भी ये मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब बड़े मैक्रोमोलिक्यूल वाली कैटेगरी में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इसलिए रखा जा रहा है कि ये लिपिड्स मेम्ब्रेन में होते थे, याद आ रहा है आप? मेम्ब्रेन में बनाया था, मेम्ब्रेन जो है हमारी लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, याद आया कुछ? तो जब ब्रेक करते हैं आप तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये हमारे लिपिड्स होते हैं, और ये क्या होती है, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, तो ये क्या ऊपर ही आ जाते हैं, ठीक है, ये रिटेंटेट में ही रह जाते हैं। इनका साइज़ छोटा है उसके बावजूद भी ये मैक्रोमोलिक्यूल में कंसीडर किए जाते हैं। अब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऐसे लिखिएगा बस इतना, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन डैश साइटोप्लाज्मिक, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन मतलब
फिल्ट्रेट, ठीक है। साइट उसी चाहिए तो वह जहाँ वो फ्लो चार्ट बनाया था वहाँ पे भी लिख सकते हो, साइट नहीं तो अलग अलग ही लिख लो। साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन विदाउट ऑर्गेनेल्स। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस पे भी बन के आ सकता है कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के पास होता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन की एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के पास होता है, ठीक है। वाइल द एसिड इनसॉल्युबल, उसके बाद नेक्स्ट उसी में ऐसे करके लिखेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द सेल ऑर्गेनेल्स। इस तरीके से लिखिए, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के पास क्या है हमारा, फ्रैक्शन के पास साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन विदाउट ऑर्गेनेल, मतलब जिसके पास ऑर्गेनेल नहीं है। भाई ऑर्गेनेल, इससे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, इससे याद करिए कि ऑर्गेनेल्स के साइज बड़े बड़े होंगे ना, तो वो एसिड सॉल्युबल में तो वैसे भी नहीं जा पाएगा, तो सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है हमारे एसिड सॉल्युबल वाले के पास। जबकि एसिड इनसॉल्युबल वाले के पास क्या है हमारा, एसिड इनसॉल्युबल वाले के पास हमारा है मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हमारे साइटोप्लाज्म के, एंड क्या है, सेल ऑर्गेनेल। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्या क्लियर है जल्दी बताओ। जो लाइन मैंने बोली उसको मुझे जल्दी से आसान शब्दों में समझा दो। सेल ऑर्गेनेल किसके और फिल्ट्रेट के पास होगा कि रिटेंटेट के पास होगा? सेल ऑर्गेनेल फिल्ट्रेट के पास है कि रिटेंटेट के पास है? किसके पास है? वेरी गुड, बस इसी तरीके से आंसर दिया। बायोमोलिक्यूल ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यूज। सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड पे बता दिया था मैंने कि जितने भी कार्बन कंपाउंड जो कि लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल इसको बना सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा बना हुआ है। बायोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल दो टाइप के हैं। इसमें लेस देन 1000 डाल्टन वाले हमारे मॉलिक्यूल आते हैं, इसमें मोर देन 1000 डाल्टन वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं। ये प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल, ये प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। एमाइनो एसिड वही सेम चीज़ है, ठीक है। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल में एवरेज कंपोजिशन किस किस चीज़ का? देखिए सबसे ज़्यादा वाटर पाया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं पानी पीना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? फिर प्रोटीन पाया जा रहा है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और फिर लिपिड्स हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड है और आयंस हैं। क्लियर है? परसेंटेज मतलब सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, वाटर, देन प्रोटीन है, देन क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, देन न्यूक्लिक एसिड और आयंस। इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ से आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि आपकी बॉडी में कंपोनेंट में, सेल में वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आयंस पाए जाते हैं। ठीक है? हो गया? All carbon compounds that we get from living tissue, biomolecule, same चीज़ है। Inorganic elements and compounds are also, अब देखिए inorganic वाली बात होने लगी, organic का मैटर कंप्लीट, अब inorganic पे आते हैं। Inorganic element and compounds are also present in the living organism which can be known with the help of
एस एनालिसिस टेक्निक, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड्स डैश एस एनालिसिस टेक्निक से हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू लीफ और लिवर, दिस इज कॉल्ड वेट वेट। मतलब जब इसको हम डायरेक्टली लेंगे तो इसको वेट वेट मतलब कि अभी उसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। इज वेड मतलब वे किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, जितना भी वाटर होता है वो निकाल दिया जाता है। इस तरीके से हम ड्राई कर देते हैं, ड्राई वेट में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही? अब जब ये टिश्यू पूरी तरीके से बर्न हो गया है, भाई बर्न होके ड्राई तो हो ही गया, द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन कंपाउंड गैसियस फॉर्म लाइक CO2 में कन्वर्ट हो गए और हमारे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए, ये रिमूव हो गए। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको हमने क्या बोला, ऐश बोला, ठीक है। ऐश के पास क्या क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्योंकि ये क्या है हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट। और हम यहाँ पे एनालिसिस किसकी करना चाह रहे थे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की। इसीलिए हमने क्या किया था, हमने अपनी जो सेल जो कि वेट वेट में थी उसको ड्राई वेट में बाय द बर्निंग कन्वर्ट कर लिया, दैट्स इट। इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, अब एसिड सॉल्युबल जो फ्रैक्शन है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एसिड सॉल्युबल फंक्शन मतलब जो छोटे वाले थे ना वो क्या है, उसमें सल्फेट आ गया, फॉस्फेट आ गया, एक्सेट्रा प्रेजेंट है। एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ OCHN, मतलब कि इस फॉर्म में एलिमेंटल एनालिसिस मतलब ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के फॉर्म में हमें इस तरीके से एलिमेंटल एनालिसिस मिल जाती है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग बाद में वीडियो से, ये ठीक है। तो इसको एज इट इज़ यहाँ से ऐसे नोट डाउन करिएगा। पहले डालिएगा यहाँ पे एक हेडिंग एस एनालिसिस टेक्निक, ठीक है। अब चाहिएगा तो इसको चीज़ें समझ में आ गई, चाहिएगा तो इसको फ्लो चार्ट में बना लीजिएगा या तो एज इट इज़ नोट डाउन, लेकिन कोशिश करिएगा कि चीज़ें नोट कम से, वैसे ठीक है ये नोट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारी टेबल्स आपके NCERT में बनी हुई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स गिव्स एन आइडिया ऑफ अ काइंड, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड की एनालिसिस करी गई, जिससे ये पता चल गया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हमारे ये सारे मिले। अब जो हाइड्रोजन मिला वो कितना मिला अर्थ के क्रस्ट में, सामने देखिए 0.14, ह्यूमन बॉडी 0.5, कार्बन कितना मिला अर्थ की क्रस्ट में 0.03, हमारे अंदर 18.5 ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 46.5, यहाँ पे 65। बोला था ना आगे कि जब हमने नॉन लिविंग मैटर को लिविंग मैटर से कन्वर्ट किया तो कार्बन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे अंदर मिला लिविंग सेल्स के अंदर, क्लियर है। नाइट्रोजन बहुत कम, यहाँ पे 3.3 पाई जाती है। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सल्फर 0.03, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे 0.3। सोडियम यहाँ पे 2.8, यहाँ पे 0.2। कैल्शियम 3.6 अर्थ क्रस्ट में, यहाँ पर 1.5। और मैग्नीशियम, तो इस तरीके से एनालिसिस करके हमें क्या मिला, भाई एनालिसिस क्यों कर रहे थे, सिर्फ बस यही पता लगाने के लिए। फिर उसके बाद हमने नॉन लिविंग मैटर की भी लिविंग सेल से क्या कराया, एनालिसिस कराई। फिर हमने कंपैरिजन किया तो हमने ये पाया कि कार्बन और ऑक्सीजन हमें ज़्यादा पाया जा रहा है, क्लियर है इतनी बात। और अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हमें कौन कौन से मिले, सोडियम मिला, पोटेशियम मिला, कैल्शियम मिला, मैग्नीशियम मिला, वाटर मिला, सोडियम क्लोराइड मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, फॉस्फेट मिला, सल्फेट मिला। तो बेसिकली ये सारे हमारे, इससे सारी चीज़ से रिजल्ट ये आया कि ये हमारे अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड हैं। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन क्लासीफाई द बायोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी तक तो केमिकल एनालिसिस चल रही थी, अब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको या तो हमने छोटे वाले मॉलिक्यूल यानी माइक्रोमोलिक्यूल या तो बड़े वाले मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल में डिवाइड किया है। वाटर इज़ द मोस्ट अबेंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए बिना वाटर के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। रह के देखिए एक दिन बिना वाटर के, बिना खाने के रह सकते, बिना वाटर के नहीं रह पाएंगे। रह भी लेंगे तो फिर दूसरे दिन तक हालत बुरी हो जाएगी, और इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल मुश्किल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड्स, सुगर्स, क्लोरोफिल्स, हीम्स। ये सारे हमारे हीम जो है, हीमोग्लोबिन में जो हीम पाया जाता है, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर देयर बेसिक और प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक photosynthesis, respiration, protein and lipid metabolism. These are called primary metabolites. तो यहाँ से आप हेडिंग डालिए एक प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक हेडिंग डालिए प्राइमरी मेटाबोलाइट। पहले मेन हेडिंग डालिएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, फिर उसमें एक सब हेडिंग डालिए प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक है, मेन हेडिंग अरे यार ये लिखा है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और इसके अंदर जो एक सब हेडिंग जाएगी प्राइमरी मेटाबोलाइट। फिर उसके बाद लिखेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव यहाँ से हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड्स, सुगर्स से लेके यहाँ तक, यहाँ तक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा, फिर हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए पूरा। हो गया? हो गया वहाँ तक? वहाँ तक हो गया? हो गया? बताइए मेटाबोलाइट्स तक। स्पीड बढ़ाइए आप। हो गया? अब एक काम करिएगा, उसके आगे ही एक और पॉइंट लिखिए, दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी मेटाबोलाइट में ही लिखिए, दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या करते हैं?
जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसमें डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं। भाई कर ही रहे हैं ना, एमाइनो एसिड, शुगर, ये क्लोरोफिल जो है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हीम्स, ठीक। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली ज़रूरी होते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या कौन से होते हैं हमारे, जो बनाते तो हैं हमारे ये प्लांट्स और जो है हमारे क्या कहते हैं माइक्रोब्स, फंजाई, लेकिन ये क्या करते हैं डायरेक्ट जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है ऑर्गेनिज्म की उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इनका काम क्या होता है, ये ह्यूमन के वेलफेयर में, देखिए यहाँ से जैसे रबर हो गया, ड्रग हो गया, स्पाइसेस हो गया, सेंट हो गया, क्या ये तुम्हारे डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है? नहीं है। तो इनका क्या होता है सेकेंडरी रोल इसी वजह से, तो ये ह्यूमन के वेलफेयर में वर्क करते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में? समझ में आया? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे कौन से हैं, अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, हीम हो गया, क्लोरोफिल हो गया। हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट रबर हो गया, सेंट हो गया, स्पाइसेस हो गए, ड्रग्स हो गए, जो कि डायरेक्टली रोल नहीं प्ले कर रहे हैं किसमें, डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म में। हो गया यहाँ तक? पूरा नोट डाउन करने लगे क्या तुम लोग? यहीं पे कहाँ तक पहुँचे हो जरा बताओ। दूसरा वाला एज इट इज़ उसको नोट डाउन करिएगा वीडियो से, ठीक है। और उसके बाद क्या नोट डाउन करिएगा, यहाँ से देखिए, दे, यहाँ से देखिए मैं लिख रही हूँ दे आर, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हेडिंग पड़ेगी यहाँ पे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हेडिंग पड़ेगी, ठीक है, मेटाबोलाइट हेडिंग पड़ेगी, ये पॉइंट एज इट इज़ जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर यूजफुल, यहाँ से दे आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट्स, दैट्स इट। हो गया? चलें आगे। कोई कंफ्यूजन है? नोट डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसका लिस्ट आप बनाएंगे, इसको भी कल मैं देखूंगी इसके जस्ट बाद, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मान लीजिए ऐसे बना के दे दिया कि ऐसे बनाया कि which are not secondary metabolite in which are not secondary metabolite, बस इन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा अब इससे। जैसे तुम लोग को देख के लग रहा होगा ये सिर्फ टेबल है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब पहला देख, पहला दे दिया पिगमेंट्स, दूसरा दे दिया ड्रग्स, तीसरा दे दिया लेसिटेंस, चौथा दे दिया हीम। आंसर बताओ सेल। विच आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, पहला ऑप्शन पिगमेंट, दूसरा ऑप्शन ड्रग, तीसरा ऑप्शन लेसिथेंस, चौथा ऑप्शन हीम। वेरी गुड, चौथा, ठीक है, क्योंकि भाई दिख ही रहा है ना, तो इसलिए इस वाली टेबल को याद करना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? और ये नोट डाउन होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए दिमाग में भी। कार्बोहाइड्रेट, अब आ गए हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे। अब हमारी असली कहानी और अच्छे से शुरू हुई। कार्बोहाइड्रेट बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चावल वावल खाते होगे तुम लोग। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारा? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है।
फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो था हमारा वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट बना, कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और हाँ इस वाले क्या कहते हैं चैप्टर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी आ गई सबके पास, आ गई नहीं, अगले साल खरीदना। कंपाउंड ऑफ क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, विद द रेशियो ऑफ H and O is 2:1, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। इस तरीके से क्या बोलेंगे हम, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलेंगे। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, CxH2ON, CnH2ON वैसे लिखा जाता है, ठीक है। केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होगा उनके पास, या तो भाई अल्कोहल ग्रुप तो होता ही है, और या तो उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा। इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, तो उसको जब आप ग्लूकोज को खाते हो तो स्वीट मीठा लगता है ना, सॉल्युबल वाटर में होता है, तो वही है कार्बोहाइड्रेट हमारा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी। इन अ नॉर्मल मैन 55 to 65% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू हिम इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द डाइट। जो रोटी खाते हैं हम लोग, जो चावल खाते हैं, वो सब क्या है, वहाँ से हमें ये क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही तो मिलता है। जब कभी ऐसे एनर्जी लेस फील होता है तो हम क्या तुरंत लेना चाहते हैं, ग्लूकोज, एनर्जॉल, तो वहाँ से क्या मिलता है हमें, शुगर ही तो मिल रही है, एनर्जी तो मिलती है तुरंत। इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, सही है ये स्लाइड, ठीक है, ठीक। कुछ और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड्स, मतलब क्या कह रहा है कि सैकराइड के नंबर के बेसिस पे, मतलब कि शुगर, सैकराइड मतलब शुगर, इनको कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड मतलब सिंगल शुगर, ठीक है, मोनोसैकराइड सिंगल शुगर, ठीक। ओलिगो टर्म जहाँ पे भी आ गया, मतलब ये कह सकते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है 2 to 10, कहीं कहीं पे लिखा होता है 2 to 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर्स, ठीक है। तो मतलब 2 से ज़्यादा, 2, क्योंकि 2 वाला क्या हो जाएगा हमारा, डाइसैकराइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 to 20 या 10 अभी देख लेंगे इसमें क्या लिखा है, लेकिन अलग अलग जगह 2 to 10 मान के चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइंड हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड। पॉलीसैकराइड मतलब, पॉली मतलब मैनी शुगर। क्लियर, ये बात क्लियर है सभी को, क्लियर है, क्लियर है, हाँ हाँ। ऑल दे आर सिंपलेस्ट शुगर। क्या होते हैं भाई, मोनोसैकराइड मतलब सिंपलेस्ट शुगर। तो बस यहाँ पे आपको इतना लिखना है, जैसे आपने लिखा तो आप इतना लिखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप लिखेंगे जैसे आपने मोनोसैकराइड लिखा, यहाँ मोनोसैकराइड, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग मत लिखिएगा। क्या होती है हमारी सिंपलेस्ट शुगर, ठीक। बात समझ में आई, क्या हुई, सिंपलेस्ट शुगर। क्यों हुई, क्योंकि एक ही शुगर है, ठीक। विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड। जब एक ही शुगर है तो उसको क्या हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज मतलब तोड़ेंगे, ठीक है। इन देयर जनरलाइज फॉर्मूला X is mostly equal to Y, नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स हमेशा सेम होते हैं उसमें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है इसमें, उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। ऑल मोनोसैकराइड्स अकर इन आइदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी फॉर्म एक्सेप्ट द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, देख रहे हैं ना, CH2OH, CO और CH2OH, ठीक।
डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट हैंडेड, लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट हैंडेड। तो जितने भी हैं मोनोसेक्राइड वो या तो डी फॉर्म में रह रहे होंगे या तो एल फॉर्म में, अभी आप देखेंगे आगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है आपका, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि ना कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में होता है ना कि लीवो रोटेटरी फॉर्म में होता है। क्लियर है, इतना क्लियर है। द स्ट्रक्चर ऑफ सैकराइड इज आइदर रिंग, या तो रिंग फॉर्म में होंगे ये, या तो स्ट्रेट फॉर्म में होंगे। अ 6 मेंबर्ड रिंग इज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कि 6 मेंबर्ड रिंग में अगर मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है तो हम उसे पायरेनोज कहेंगे, और अगर 5 मेंबर्ड रिंग में प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्यूरेनोज। मतलब स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, इस तरीके से नोट डाउन करेंगे। स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म, रिंग और स्ट्रेट, रिंग और स्ट्रेट, ठीक। फिर ये या तो 6 मेंबर्ड रिंग में होंगे, 6 मेंबर्ड रिंग में होंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे, पायरेनोज रिंग में, पायरेनोज। और अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो हम इसे क्या कहेंगे, बोलते जाओ मेरे साथ, फ्यूरेनोज। 5 मेंबर्ड रिंग है तो हम इसे कहेंगे फ्यूरेनोज, ठीक है। हाँ, गिवन बाय हावर्थ, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, हावर्थ ने दिया था इसको, HAWORTH। एनोमर, इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज अगर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज पोजिशन ऑफ H and OH ग्रुप्स आर चेंज्ड ऑन कार्बन नंबर 1 कार्बन एटम। यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा, ये देखिए ये है आया स्ट्रक्चर जो आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सैटरडे को पूछूंगी डाउट क्लास में, याद होना चाहिए। एनोमर क्या होता है, देखिए इन एक्वस सॉल्यूशन में जब होता है हमारा ग्लूकोज तो किस फॉर्म में होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। जस्ट अ मिनट, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक। एक्वस फॉर्म मतलब जब, एक्वस सॉल्यूशन मतलब बताओ, वेरी गुड, जलीय विलयन, मतलब कि जब वाटर के सॉल्यूशन में होगा तो हमारा किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। इन एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज पोजीशन ऑफ H and OH आर ग्रुप आर चेंज ऑन कार्बन नंबर 1, ठीक है। मतलब H और जो OH का पोजीशन है वो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पर चेंज होगी, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। फर्स्ट वाली कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमेशा 6 ही इसमें होंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोज का ही नहीं याद रखेंगे तो आगे का कैसे याद रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सीधा सीधा C बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, H बनाया, H बनाया, फिर यहाँ पे इस तरीके से आपने, बस ये याद रखिए कि, अच्छा हाँ एक और चीज़ मैंने बताई थी आगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइडिक और कीटोन इन नेचर, बोला था ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कितने सारे, बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप हैं, ठीक है, OH ग्रुप है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, समझ में आया, पॉलीहाइड्रोक्सी, नुमान पॉलीहाइड्रोक्सी समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप दिख रहे हैं ना, OH 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 OH। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमेशा CHO से डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हो पता होगा। और कीटोन हमेशा CO से, C डबल बॉन्ड O से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, ठीक है। अभी यही फ्रक्टोज में देखोगे वो कीटोनिक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये पायरेनोज रिंग, पायरेनोज मतलब 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर तो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा आपका एज इट इज़ बनेगा। ये स्लाइड नोट डाउन करेंगे आप लोग, फिर डायग्राम बनाएंगे अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर। कल मैं आप लोगों के नोट्स देखूंगी इसके। एनोमर ये हो गया। एपीमर,
आइसोमर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ OH एंड H ग्रुप ऑन कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोमर, एपीमर। अभी मैं जब इस पे क्वेश्चन करा दूँगी और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आइसोमर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ OH एंड H ग्रुप ऑन कार्बन एटम 2, 3, 4 इज नोन एज एपीमर। वेरी इंपॉर्टेंट, एपीमर हेडिंग डालिएगा और एज इट इज़ नोट करिएगा। ये डायग्राम मैनोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ये तीनों एपीमर होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कार्बन नंबर 2, 3, 4, हाँ कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 इसमें चौथे नंबर पे होगा। ग्लूकोज वाला कहाँ गया, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, CHOH हो गया 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 4 है, ठीक है, H और OH ग्रुप यहाँ पे किधर है, OH ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड पे है और यहाँ पे कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यही कहा जा रहा है इंटरचेंज ऑफ OH एंड H ग्रुप ऑन कार्बन एटम, मतलब अब ग्लूकोज का जो गैलेक्टोज है वो एपीमर है ऑन कार्बन नंबर 4, याद रहेगा, ऑन कार्बन नंबर 4। बस स्ट्रक्चर में यहीं पे इतना ही चेंज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है। तो यहाँ पे देखिए CHOH ऐसे हो गया, लिख दिया, फिर CHOH यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे अगर कुछ चेंज दिख रहा है तो कहाँ पे दिख रहा है, इसी वाले पे तो दिख रहा है। तो गैलेक्टोज में किस पे है, कार्बन नंबर 4 पर, ठीक। मैनोज में देखो कार्बन नंबर 2 पर होगा, देखो है भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, OH कहाँ पे है, राइट हैंड साइड है, यहाँ पे एक्सचेंज कहाँ पे हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो गए, एपीमर, मतलब मैनोज ग्लूकोज का एपीमर है कार्बन नंबर किस पर, कार्बन नंबर 2 पर। एक्सचेंज क्या हो रहा है, सिर्फ H और OH। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको। अब ये मुंह जबानी याद होना चाहिए जब कभी भी मैं पूछूं। मोनोसैकेराइड विथ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आर टर्म्ड एज एल्डोजेस, जिसके एग्जाम्पल है राइथ्रोज हो गया हमारा, पॉलीग्लिसराल्डिहाइड हो गया, राइबोज हो गया, रैबिनोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया। मतलब कि मोनोसैकेराइड जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, उनके एग्जाम्पल दिए हैं ये, ठीक। और मोनोसैकेराइड जिनके पास कीटोन ग्रुप है, मैंने बताया था ना अभी, कीटोन ग्रुप है, उनको क्या बोलेंगे आप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एराइथ्रोलोज, राइबोलोज, जाइलुलोज, फ्रक्टोज, सीडोहेप्टुलोज। तो ये एज इट इज़ लिखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग सुगर्स। हाँ, एक क्वेश्चन आपके में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, तो याद रखिएगा हमेशा सुक्रोज जो होती है वो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एज देयर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग, मतलब जो ये होता है हमारा कॉपर क्यूप्रस को, ये किसमें Cu2+ को वो चेंज कर देते हैं Cu+ में, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर सारी होती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ द बेसिस ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अब जैसे इसमें यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग शुगर की, ये किससे पता चलती है हमारी, बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट से, और डिटेक्ट क्या करती है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई। देखो क्या है, मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है अगर वो Cu++ को Cu+ में कन्वर्ट कर दे रही, कॉपर को, ठीक है।
और ये प्रॉपर्टी होती किसकी है, बेनेडिक्ट टेस्ट, या मतलब हम हमेशा क्या करते हैं लैब में, अगर तुम लोग गए होगे 12th में गए होगे, 11th में गए होगे, 12th में गए होगे, जब भी गए होगे बायो की लैब में गए होगे ना, नहीं गए, नहीं गए लैब में, अच्छा मान लो आगे जाओगे या फिर कभी तो लैब में गए होगे, तो चलो हम बताते हैं, हम एज्यूम कर लो कि तुम लोग लैब में हो, ठीक है, वहाँ पे सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन रखा होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रखा होता है, तो हमने क्या किया, हमने शुगर ली, हमने अपना कंपाउंड लिया, हमने उस पर डाला, ठीक है, तो हमें कुछ कलर चेंज या फिर ऐसी चीज़ें, वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेनेडिक्ट, ये जो रिड्यूसिंग वाली प्रॉपर्टी वो हमारी किससे पता चलती है, बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट से। इतनी बात क्लियर है, जो कि क्या डिटेक्ट कर देती है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ट्रायोसिस, नाम से ही पता चल रहा है नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। टेट्रोसिस, नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे। पेंटोसिस, नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे। हेक्सोसिस, नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे। कॉमन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो याद ही होगा, हमको लगता है सबको, 6C6H12O6 याद होगा सबको, किसको किसको नहीं याद था ग्लूकोज का फॉर्मूला। अच्छा देखिए, हेक्सोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे नोट डाउन करिए। हेक्सोसिस का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ठीक। हेक्सोसिस ग्लूकोज, इट इज़ एबेंडेंट इन ग्रेप्स और सो नोन एज ग्रेप शुगर भी बोलते हैं इसे हम, और इट इज़ एबेंडेंट इन ब्लड, सो नोन एज ब्लड शुगर भी बोलते हैं। मेन रेस्पायरेटरी सब्सटेंस होता है, इसमें ग्लाइकोलिसिस चलती है। पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस कभी, ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ग्लाइकोलिसिस, पढ़ा है ना, ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ा, चलो नहीं पढ़ा तो पढ़ाएंगे। इट रोटेट्स पीपीएल इन राइट डायरेक्शन, सो इट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड ऑल्सो नोन एज, यहाँ से बस इतना याद रखिएगा कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में होता है, ठीक है। पीपीएल, वही पीपीएल क्या है, इसको देखना पड़ेगा, हमें देखा नहीं है मैंने, बस ये याद रखो कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको कल देख के हम क्लियरिफाई करते हैं क्या है ये। डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में होता है क्या हमारा, डेक्सट्रोज, ठीक है। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, मोर एबेंडेंट इन हनी, हनी में पाया जाता है। स्वीट फ्रूट्स ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर, रोटेट पीपीएल, इसको देखूंगे पीपीएल इन लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी, ठीक है। एक मिनट, ये चीज़ देखो, यहाँ पे जो हेक्सोज है वो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ यहाँ पे जो हेक्सोज है वो किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एबेंडेंट होता है हमारा ग्लूकोज कहाँ पे, ग्रेप्स में और ग्रेप शुगर में, ठीक। या ये कहाँ पे है, और ब्लड में भी होता है ना, कि ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो जो है डायबिटीज़, सुना होगा आजकल, डायबिटीज़ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो टाइप की होती हैं, ठीक। मेन रेस्पायरेटरी सब्सटेंस है। अब ये पीपीएल, ये इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे, बताएंगे क्या है। इन राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये करता है मूवमेंट, तो ये हमारा, ये शुगर कैसी होती है हमारी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक। और फ्रक्टोज हमारी कैसी होती है, लीवो रोटेटरी, ठीक। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होती है ये, मोर एबेंडेंट। अब जैसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विच मोनोसेक्राइड इज फाउंड इन हनी एंड स्वीट फ्रूट्स लाइक फ्रूट शुगर, तो फ्रक्टोज, ठीक, क्लियर है। हेक्सोज गैलेक्टोज हो गया। अब गैलेक्टोज क्या है, मोस्ट एबेंडेंट इन ब्रेन। अब ये पूछा जा सकता है कि नर्वस टिश्यू में पाई जाने वाली शुगर का नाम बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, मान लीजिए विच, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन शुगर, ऐसे बोल क्वेश्चन बना दिया। ग्लूकोज दे दिया, गैलेक्टोज दे दिया,
लैक्टोज दे दिया, सुक्रोज दे दिया। अब बताइए, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बता पाएंगे? तो ये हमेशा याद रखना है कि ब्रेन शुगर हम किसे कहते हैं? ब्रेन शुगर हम कहते हैं हम गैलेक्टोज को, ठीक है। इट नेवर अकर्स इन फ्री फॉर्म, ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होती। इट ऑलवेज अकर इन एज अ कंपोनेंट ऑफ सेम कंपाउंड लैक्टोज, ठीक है। मतलब लैक्टोज को अगर आप तोड़ेंगे, लैक्टोज क्या होता है? हमारा डाइसैकेराइड शुगर है, ठीक है। जब आप लैक्टोज को तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है। अच्छा, एक और बात बताइए, ये तो सारी किसी को पता है कि जब दो शुगर हमारी जुड़ती हैं तो कौन से बॉन्ड से जुड़ती हैं? ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, याद रखिएगा, अभी आगे आएगा। हेप्टोसिस, नंबर ऑफ कार्बन 7 होगा, लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड्स होंगी। ऑलिगोसैकेराइड आ गया, ऑलिगोसैकेराइड्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलिगोसैकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। इसका मतलब समझ में आ रहा है सैल बेटा? नहीं, क्या नहीं समझ में आया इसका मतलब? कितने लोगों को समझ में आया इसका मतलब, ये बता दीजिए। फर्स्ट लाइन, इसका मतलब कितने लोगों को समझ में आया? बेटा समझ में आ रहा है? गोविंद, टाइप इन द चैट बॉक्स। गोविंद, अनहिता, टाइम बहुत जल्दी भागता है, ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू की थी क्लास। बताओ जल्दी जल्दी। नहीं पता? किसी को नहीं पता? वेरी गुड। बस सीधी सी बात, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक ऑलिगोसैकेराइड 2 से 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, तो जब उसको हम तोड़ेंगे तो हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड ही तो मिलेंगे। इतनी सी बात कह रहा है बस कि सैकेराइड्स मतलब शुगर आर दो, ये ऑलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको अगर हम हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ेंगे तो हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, मतलब मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है? हमारे मोनोमर होते हैं, ठीक। अच्छा, मोनोमर और पॉलीमर में कितने लोगों को डिफरेंस पता है? मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट, ठीक है। इन ऑलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स आर लिंक टुगेदर बाय ग्लाइको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना के लिखना। ऑलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड्स किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकेराइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड टू फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब कि एल्डिहाइड और जो कीटोन ग्रुप है एक मोनोसैकेराइड का, ठीक है, वो रिएक्ट किससे करता है? एल्कोहल ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड टू फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है CHO या CO, ठीक है, ये जब बॉन्ड बनाता है किससे? हमारा OH ग्रुप ऑफ अदर शुगर। क्लियर है? अभी आगे पता चल जाएगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O यानी वाटर एलिमिनेट होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्यों बोल रहे हैं नुमान? क्यों बोल रहे हैं बताओ? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आया? भाई H2O निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो गई। सिंथेसिस किसकी हो रही है? ऑलिगोसैकेराइड की हो रही है। CHO या मतलब डिपेंड करता है कि एक जो हमारी पहली वाली मोनोसैकेराइड है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन ग्रुप है, वो वाला जो है बाइंड करेगा OH से, वहाँ से H2O निकल रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोल दिया। क्लियर है? इसको एज इट इज़ नोट कर दिया। स्लाइड बहुत सही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। डायरेक्शन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट, 1-4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं स्टार लगा के कर रही हूँ कि डायरेक्शन जो है हमेशा क्या होती है? हमेशा 1-4 होती है, ठीक। When another monosaccharide unit is fructose, then the direction of linkage is
ये एक्सेप्शन है कि मतलब अगर फ्रक्टोज है तो डायरेक्शन क्या होगी, 1 2 होगी, ठीक। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या बनाएगी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है हमारा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक। अभी आगे समझ में आएगी, अब यहाँ से समझ में आएगी। तुम लोग पहली स्लाइड में सब समझ लेना चाहते, तुम लोग को लगता है आगे कुछ होगा नहीं। हाँ, ये देखो डाइसैकेराइड, माल्टोज। पहली बात तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे होता है β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ ठीक है, देखो डायरेक्शन वाली बात नहीं समझ में आई थी ना, नहीं आई थी ना। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, HOS था, यहाँ पे HOS था। अब ये देखो यहाँ पे बॉन्ड बना तो 1,4 डायरेक्शन, समझ में आया। β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझ में आया। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं समझ में आया, अरे भाई इस कार्बन का 1 ग्रुप, मतलब ये कार्बन नंबर 1 है ना, और ये दूसरी वाली शुगर की कार्बन नंबर 4 है। अब समझ में आया, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी भी नहीं आया, देखो मेरी बात आप सुनो ध्यान दो। माल्टोज इज कॉमनली कॉल्ड एज माल्ट शुगर, इसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये स्टार्च डाइजेशन का। माल्टोज के पास देखो लिखा है ना 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे आओ पहले तो, इसीलिए कह रहे हैं स्ट्रक्चर वो अभी तुम सोचो, अभी इसी क्लास में तुम्हें एकदम सही से समझ में आ जाए तो एकदम चीज़ें बस ये समझो कि कहते किसको हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्लूकोज का है। 1 वाली कार्बन पे क्या है हमारा, OH है, ठीक है। 4 वाली कार्बन पे क्या है हमारा, 4 वाली कार्बन पे OH है, ठीक है। तो इसी तरीके की 2 शुगर, क्योंकि माल्टोज 2 ग्लूकोज से मिलकर बना है। अब बात समझ में आ रही, कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई खुशी, समझ में आई, नहीं आई, नहीं आई तो बोलो। देखो पूरी शुगर को जो ग्लूकोज है उसको साइक्लिक फॉर्म में बना दिया गया है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, याद आया, साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर। अरे भाई इसको ऐसे ओपन कर लोगे तो ये कार्बन नंबर 1 हुआ, कार्बन नंबर 1 ही तो है। नहीं समझ में आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है। और ये कार्बन नंबर 4 दूसरी शुगर का है, ठीक। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये पहली बात तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है क्योंकि 2 शुगर जुड़ रही हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। डायरेक्शन की बात यहाँ पे वो वाला डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन मतलब ये कहा गया है कि अब ये 1,4, अब बात समझ में आ रही है, समझ में आई। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों कहा गया, समझ में आया। हाँ क्या नंबरिंग किसी भी कार्बन से इसलिए करते हैं क्योंकि अभी वो आगे पता चलेगा कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, नॉन, क्या आगे क्या बताया था कि जितनी भी शुगर है वो क्या है हमारी, रिड्यूसिंग है। सिर्फ एक क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसको आगे भी रिएक्ट करना है। अब ये बताओ, अगर हम यहाँ से रिएक्ट करा देंगे तो पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर भी उल्टा हो जाएगा ना। कोई भी चीज़ जैसे हम सीक्वेंस, हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें यहाँ पे भी, हमें दूसरा यहाँ पे भी तो एक मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो जोड़ेंगे। तो हम कोई भी चीज़ सीक्वेंस में लेके चलेंगे कि ऐसे ही लेके चलेंगे, क्लियर हुआ। चीज़ें यहीं पे नहीं ख़त्म है, ये तो बताया गया है ना कि भाई कैसे होता है डाइसैकेराइड। अब क्या है, डाइसैकेराइड लैक्टोज, देखिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। ये जो है हमारा OH, ये OH की पोजीशन के आधार पे हम क्या करते हैं,
अल्फ़ा या बीटा, जब OH नीचे होगा तो अल्फ़ा ग्रुप बोलते हैं, ऊपर होगा तो बीटा ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लैक्टोज इज मिल्क सुगर विद बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज इज लीस्ट स्वीट सुगर, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैक्टोज ह्यूमन मिल्क 7% होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है। आज का आप लोगों का असाइनमेंट है, मैं बताती हूँ, तब चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। आज का आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप लोग जितनी भी डाइसैकेराइड शुगर्स हैं, ठीक है, डाइसैकेराइड शुगर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर बना के आएंगे, ठीक है। और उसको बना के सिर्फ नहीं आएंगे, उसको देख के आएंगे और वो कैसे कैसे जुड़ रहे हैं वो सारी चीज़ें करके आएंगे। तो कल और अच्छे से डिस्कस हो जाएगा डाइसैकेराइड। और मैं बता रही हूँ कौन कौन सी शुगर का, जैसे माल्टोज लिखिए, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्री हेलोज, सामने ट्री हेलोज, हो गया, बस इसके स्ट्रक्चर। और हाँ, एक और बना के आएंगे, वो याद भी करके आएंगे, ग्लूकोज का, ग्लूकोज लिखिए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, हाँ फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड जितनी है, मतलब मेन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए। तो कल हम लोग सही से स्ट्रक्चर वाली बात कर लेंगे। जैसे स्ट्रक्चर वाली चीज़ें थोड़ी सी अभी अनक्लियर हो रही है ना, तो वो जब स्ट्रक्चर वाली चीज़ें होंगी तो उस पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं हमारे, यहाँ से बस इतना पढ़ लो। कल हम लोग स्ट्रक्चर पे सही से डिटेलिंग, जब तुम लोग इसको बना के आओगे, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए सबको, ठीक। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं हमारे, कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इतनी बात तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सफिक्स एन इज एन एडेड इन देयर नेम्स ग्लाइकेंस, मतलब कि इसमें एन ग्रुप ऐड किया जाता है, जैसे कि ग्लाइकेंस। पेंटोज पॉलीसैकेराइड्स आर कॉल्ड पेंटोसेंस। अरेबिनो, इनके एग्जाम्पल क्या है, अरेबिनोज है, जाइलैन है, जाइलोज है, और सब कहाँ में मिलते हैं हमारे, सेल वॉल में। जैसे कि एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हेक्सोज पॉलीसैकेराइड आर कॉल्ड हेक्सेंस। मैनन फ्रॉम मैनोज, सेलुलोज, स्टार्च। सेलुलोज कहाँ मिलता है, किसकी सेल वॉल में, और जो फंजाई की सेल वॉल थी उसमें कौन सा हमारा मिलता था पॉलीसैकेराइड, फंजाई नहीं, बैक्टीरियल सेल, हाँ, पेप्टाइडोग्लाइकन, वेरी गुड। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, डू नॉट टेस्ट स्वीट नहीं होते हैं इनके में। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब समझ रहे हो, नहीं, रिड्यूसिंग मतलब क्या है कि जब यहाँ पे मान लो एक शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर ये शुगर दूसरी शुगर से रिएक्ट कर रही है, बॉन्ड बनाकर H2O निकाल दे रही है, इट मीन्स कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। और अगर बॉन्ड ना बने, मतलब इसके बाद यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा ना हो जो दूसरी शुगर से बॉन्ड बना पाए, मतलब उसके दोनों एनोमेरिक कार्बन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एनोमर कार्बन, अभी तुम्हारी वो वाली जो प्रॉब्लम है वो कल क्लियर हो जाएगी। वो जो तुम कह रही थी ना कि बॉन्डिंग वाली, एनोमेरिक कार्बन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट वाली थी ना। तो अगर दोनों, मतलब एक शुगर है, जैसे मान लो एक शुगर है, इसकी एनोमरिक कार्बन, हाँ वो जो तुम कह रही थी बात, एनोमरिक कार्बन, और इसकी एनोमरिक कार्बन, दोनों ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो। फर्स्ट वाली बॉन्ड और जो है, जो इसका एनोमेरिक, दोनों एनोमेरिक कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक। जैसे इसीलिए सुक्रोज हमारी क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि उसमें दोनों एनोमेरिक कार्बन फिक्स्ड हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जब कल का आप डिटेल में स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। इतनी चीज़ें इसमें बच्ची ने 1 मिनट
है, आज की क्लास फिर बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।